दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 24 अप्रैल 2020। महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे आज की। इसके पहले मैं बता दूं कि अब इस चैनल का नाम लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम हो गया है और यहाँ पे आपको यूपी एग्ज़ाम से जुड़ी सारी तैयारी कराई जाएगी बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा, टॉप एजुकेटर्स द्वारा और क्वालिटी कंटेंट के द्वारा, क्योंकि आज कंटेंट का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट चाहिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, मेंस क्वालिफाई करने के लिए, इंटरव्यू के लिए और बाद में भी वर्किंग के लिए भी आपको अच्छे कंटेंट चाहिए, ताकि अच्छी पढ़ाई होगी तो अच्छा व्यवहार में भी आप उतारेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था, जो 73वां संविधान संशोधन 1993 हुआ था, संशोधित हुआ था और ये संशोधन हुआ था 73वां, और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत भाग 9 जोड़ा गया जिसमें पंचायतों को रखा गया और अनुसूची 11 जोड़ी गई जिसमें 29 विषय रखे गए पंचायतों के अधीन। यदि हम पंचायतों की बात भारत में करें तो प्राचीन काल से ही परंपरा चली आ रही थी पंचायतों की, लेकिन विभिन्न राज्यों में विभिन्न इसकी स्थितियां थी। जैसा राज्य था, कहीं केंद्रीकृत था तो कहीं विकेंद्रित था। जहां विकेंद्रीकरण था वहां पंचायतों को शक्तियां प्राप्त थी, लेकिन जहां पे केंद्रीकृत था वहां पंचायतों का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था। इसी तरह मुगल काल में भी जारी रहा, इसी तरह ब्रिटिश काल में भी जारी रहा। लेकिन 1882 में रिपन ने इसमें प्रयास किए और ज़्यादा प्रयास किए कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली लागू किया सके। जो स्थानीय स्वशासन है, पंचायतें, उनको अतिरिक्त शक्तियां दी जाएं, लेकिन विभिन्न कारणों से विफल रहा। इसी तरह 1882 और 1907 में 2 शाही आयोग गठन हुए स्थानीय स्वशासन के लिए, लेकिन इसको अमली जामा स्वतंत्रता के बाद ही असल में पूरे भारतवर्ष में पहनाया जा सका। उसके पहले हालांकि 1907 में जो शाही आयोग गठित हुआ था, उसके बाद बंगाल, उड़ीसा आदि कुछ राज्यों में ये अस्तित्व में आ गई थी। लेकिन बाद में जैसा कि गांधी जी की संकल्पना थी ग्राम स्वराज्य की, ग्रामीण स्वशासन की वो वकालत करते थे, तो अनुच्छेद 40 में उनके इस विचार को सम्मान देते हुए पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया राज्यों को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में रखा गया है, उसमें अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव, याद रखिएगा, में इसकी शुरुआत की। ठीक है, पंचायती राज की। लेकिन पंचायती राज को अभी संवैधानिक दर्जा प्रदान करना बाकी था, इनको शक्तियां उतनी नहीं प्राप्त थी। तो इसके लिए कुछ समितियां गठित हुई कि किस तरह से पंचायतों की कार्यप्रणाली लागू की जाए। तो बलवंत राव मेहता समिति, जो कि महत्वपूर्ण समिति है, 1957 में स्थापित हुई। त्रिस्तरीय प्रणाली की इसने बात की, जो कि वर्तमान में मौजूदा भारत में वही लागू है, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली। अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। इसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में बनी, फिर जीवीके राव समिति बनी 1985 में, और बाद में सबसे लास्ट में डॉक्टर LM सिंघवी समिति बनी 1986 में। LM सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बहुत वकालत की। तो बलवंत राव मेहता, डॉक्टर LM सिंघवी, दोनों को मिला करके ही 73वां संविधान संशोधन 1993 हुआ, जिसके अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो 24 अप्रैल को ही हुआ था ये संशोधन। तो 24 अप्रैल 1993 के उपलक्ष्य में सन 2010 से इसी की याद में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत सरकार के द्वारा देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। न्यू डेवलपमेंट की बात करें तो काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि अभी हाल ही में 5वीं वार्षिक बैठक इसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की हुई और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, दिल्ली में इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्यों? क्योंकि इस समय कोरोना वायरस का इस समय संकट चल रहा है। ठीक है, कहने की कोई बात ही नहीं है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये इसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। ब्रिक्स अर्थात वही ब्रिक्स, अपना ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। रसिया को छोड़कर बाकी सब अल्प विकसित या विकासशील देश हैं। रसिया इसमें एकमात्र विकसित देश है। तो विकसित और विकासशील दोनों देश हैं, ये याद रखिएगा माइंड में। फिर 2014 में इसकी जो ब्राजील में 6ठा सम्मेलन था ब्रिक्स का, फोर्टालेजा में, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि भारत में जो 4था ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2012 में दिल्ली में, भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ऐसे बैंक की कल्पना की गई थी।
ब्रिक्स बैंक बहुत चर्चा में था उस समय। फिर 5वां सम्मेलन हुआ साउथ अफ्रीका में अगले वर्ष 2013 में, इसमें सहमति बनी। फिर 2014 में 15 जुलाई 2014 को फोर्टालेजा में इसकी स्थापना हो गई और इसका जो मुख्यालय स्थापित किया गया चाइना में, शंघाई में। भारत को इसकी पहली अध्यक्षता दी गई, अर्थात भारत का पहला अध्यक्ष होगा। तो केवी कामत जो हैं इसके पहले अध्यक्ष बन गए। देखिए ब्रिक्स की बात करें तो 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। ब्रिक्स कहना सही इसलिए नहीं होगा उस समय क्योंकि उस समय केवल ब्रिक था, साउथ अफ्रीका नहीं था। 2010 में ये ब्रिक्स बना, साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। जब 2009 में पहला ही सम्मेलन हुआ था येकातेरिनबर्ग रूस में इसका, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात कि ब्रिक्स देशों को R5 समूह भी कहते हैं। R5 समूह क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो प्रमुख मुद्राएं हैं इन देशों की, पांचों देशों की, उनका जो पहला अक्षर है R से शुरू होता है। जैसे भारत में रुपया, चीन का रेमिनबी, रूस का रूबेल, ब्राजील का रियल और दक्षिण अफ्रीका का रेंड। तो ये सभी जो है R से शुरू हो रहे हैं, तो इसको R5 ग्रुप भी कहा जाता है। अगला शब्द एंथूरियम काफी चर्चा में रहा क्योंकि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की एक महिला डी वासनी बाई ने पर परागण द्वारा एंथूरियम के उच्च बाजार मूल्य वाली 10 किस्में विकसित की। तो एंथूरियम एक पर्यावरण अनुकूल पौधा है, अर्थात ये क्या करता है, हवा जो है उसको शुद्ध करता है। जो हवा में खतरनाक रसायन होते हैं उनको ये निकालने का काम करता है। दुनिया में सबसे अच्छे घरेलू फूलों के पौधे के रूप में विख्यात है एंथूरियम। न सिर्फ भारत में, विश्व के कई देशों में ये पाया जाता है। लोग लगाते हैं इसको हवा को शुद्ध करने के लिए, एंथूरियम को। तो इसकी 10 महत्वपूर्ण किस्में इन्होंने विकसित की हैं पर परागण के द्वारा एंथूरियम की। पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन खिलाड़ी, स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी भारत की, इनको वर्ल्ड फेडरेशन BWF कि IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान की राजदूत इनको बनाया गया है। इनके अलावा अन्य लोग भी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। IM बैडमिंटन अभियान जो है बैडमिंटन खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और खेल से जुड़े जो लोग हैं समर्पण का भाव विकसित करने के लिए इस खेल के प्रति ये अभियान चलाया गया है IM बैडमिंटन। नूर क्या है ये पूछा जा सकता है। ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है जो कि मैसेंजर प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका क्या नाम है? नूर। देखिए ईरान ने अपना अंतरिक्ष अभियान 2004 से शुरू किया। इमाम शहर नाम याद रखिएगा, इमाम शहर इसका मुख्य प्रक्षेपण केंद्र है, यहाँ से मुख्यतः प्रक्षेपण किया जाता है। अगला है वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये महत्वपूर्ण है। 180 देशों हेतु ये सूचकांक आया। नॉर्वे ने लगातार चौथी बार पहला स्थान बनाया इस सूची में। भारत पिछली बार 140वें स्थान पे था, इस बार 2 स्थान फिसल के 142वें स्थान पे आ गया। पिछले वर्ष 140 स्थान पे था। उत्तर कोरिया सबसे बुरी पोजीशन पे 180 पे है, होना भी चाहिए, आपको पता है क्यों। 177वें पे चाइना है, ठीक है ना। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, ये एक संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, गैर लाभकारी संगठन है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। यही जारी करता है हर साल, ये प्रत्येक वर्ष। आपको मैं बता दूं कि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर के तमाम जो एजुकेटर्स हैं, जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनकी क्लासेस ले सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज क्लासेस ले सकते हैं या फिर किसी भी विषय की, मैथ हो, रीजनिंग हो, जो भी आपको पढ़ना हो, इस लर्निंग ऐप पे आपको सर्च करते ही मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, अगर हमारे ये जैसे सब्सक्रिप्शन मेथड है कि 1 मंथ के लिए 1400 फी है, 3 मंथ के लिए आप लेते हैं तो 1167 पर मंथ आपको पड़ता है, 6 महीने के लेते हैं तो 933 रुपये पर मंथ पड़ता है। अगर 12 महीने के लिए अगर आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो 583 पर मंथ पड़ता है आपका। 24 मंथ के लिए अगर 2 साल के लिए लेते हैं तो मात्र 467 रुपये पर मंथ पड़ता है। लेकिन यदि आप हमारा इस तरह से यदि आप वर्ष का देखें तो टोटल 7,000 लगभग हो जाता है। लेकिन ये जो रेफरल कोड आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। ये जो UD10 है रेफरल कोड, ठीक है ना। UD10 आप जब यूज करेंगे रेफरल कोड में तो कोई सब्सक्रिप्शन आपको उसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको मात्र 6300 रुपये में ये कोर्स मिल जाएगा। तो अच्छे कोर्स हैं,
बहुत लाभदायक है। आप देखेंगे क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका आपको मिलेगा, घर बैठे पढ़ने का मौका मिलेगा, तो आप अवश्य ज्वाइन करें इसे। इसी तरह 2 वर्ष के लिए यदि आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, इसमें प्लस क्लासेस पढ़ाई जाएंगी, बड़ी क्वालिटी क्लासेस होती हैं, लाइव क्लास रहेगी, आप उसमें डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, लाइव आएगा टीचर आपको, एकदम क्लास वाला माहौल आपके सामने होगा। तो ऐसे 24 मंथ का अगर आप यूज करना चाहते हैं, UD10 हमारा जो सब्सक्रिप्शन है, हमारा जो रेफरल कोड है, यूज करके आप टोटल 8,190 रुपये ही आपको 2 साल के लिए फी पड़ेगी और आप मन चाहा अपना कोर्स पढ़ सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, लाभ उठाना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।